हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो जब आप साक्षात्कार यानी कि जो चैप्टर है इंटरव्यू पढ़ते हैं तो धनराज पिल्लई के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आंसर है, धनराज पिल्लई का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने पर ज़रा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेन में सफ़र करने में भी वे नहीं कतराते, लेकिन लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उन्हें तुनक मिजाज समझते हों, लेकिन वे बहुत ही सरल हृदय मनुष्य हैं। तो देखो, इसमें क्या है, उनके बारे में बताया गया है। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो मतलब काफ़ी सीधे सरल एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, और जितने वो फेमस है उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। लोकल ट्रेन में सफ़र करने से उनको कोई भी परहेज़ नहीं है, और लोगों से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और इतने फेमस होने के बाद भी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही। मतलब पहले ज़माने में प्लेयर्स को इतना ज़्यादा एड्स और रेवेन्यू वगैरह नहीं मिलता था, तो उनको मतलब पैसे की प्रॉब्लम रही फेमस होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है, बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे उनकी लाइफ रही, ये हमें बताना है। तो धनराज पिल्लई का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप में के लिए चुना गया। इसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ी पर चलते रहे, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बचपन में उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। उनके पास स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। पुरानी स्टिक से वो काम चलाते थे, अपने दोस्तों से उधार लेते थे। बट फिर फाइनली उनका जूनियर हॉकी लीग में हुआ, फिर सीनियर में हुआ, और फिर वो आगे बढ़ते गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता से संभलने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? तो मेरी माँ से मतलब वो कहते हैं उनकी माँ ने उनको कहा है कि इतने फेमस हो गए हो फिर भी विनम्र रहना, आदत ठीक रखना, अपनी अच्छे से व्यवहार करना सबसे। तो आप देखो, आंसर है, धनराज पिल्लई का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। मतलब हम चाहे कितने भी फेमस हो जाए, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। साक्षात्कार से आगे यानी कि इंटरव्यू से आगे की तरफ, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो आंसर है इसका, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने ना जाने क्या क्या करतब दिखाता है और हम दांतों तले उंगली चबा देते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। क्यों? कोई भी ऐसा दावपेच नहीं जो उन्हें ना आता हो, कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। तो ध्यानचंद को हॉकी में कोई भी मात नहीं दे सकता है। क्वेश्चन 2 है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? तो आंसर है इसका, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बनी हुई है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे।
यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया। तो उस टाइम पे भाई राष्ट्रीय खेल हमारे देश में ना मतलब बहुत फेमस थी हॉकी, बहुत ज़्यादा लोग हॉकी खेलते थे, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय खेल बना। अब तो क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं सब। अच्छा, ये तो खुद स्वयं करने वाला है। अब अनुमान और कल्पना वाला देखते हैं। अनुमान एवं कल्पना का पहला क्वेश्चन है, हर कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत और पैसे भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। तो आंसर है, देखिए, हम धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत और पैसा भी साथ लेकर आए। उसका ये कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेन में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई उदाहरण ऐसे हैं जिसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मसलन प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ। भाई अब प्रेमचंद की कहानियों से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मगर प्रेमचंद खुद अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके पास पैसों की कमी थी। तो फेमस होने का मतलब पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था कि पैसे मिल जाए, अब तो खैर हाँ ऐसा हो गया है। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल, बताओ। तो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान, अपने मतलब कि भाई हम डिग्निटी है हमारी, हम क्यों किसी के सामने झुके, दूसरों के सामने हमें झुकना पड़ता है। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो माफ़ी मांगने का अर्थ है कि किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना, तो इसलिए माफ़ी मांगना मुश्किल होता है। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हो? मांगनी चाहिए भाई, अगर आपने गलती करी है तो देखो, नहीं, कई बार लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं और फिर भी गलती होने के बावजूद भी वो अकड़ में दिखते हैं। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या फिर माफ़ करना? तो माफ़ी मांगना आसान है, जबकि माफ़ करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। माफ़ी मांगने इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ करने के लिए एक बार झुकना, अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना बहुत मतलब माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन होता है। कभी कभी माफ़ करने वाला कई बार बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। तो इसमें मतलब यही है कि माफ़ी मांगना तो फिर भी एक बार को आसान है, बट अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती करी है तो उसके लिए माफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस हैं कि ये भाषा की बात है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, अलग अलग प्रत्ययों के बीच बारीक अंतर है, इस अंतर को समझिए। तो प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित, इसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो प्रेरणा, हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक, महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन को प्रेरक रहे हैं। प्रेरित, गुरुजी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। संभव का होता है आज दिल्ली आना संभव है, मतलब पॉसिबल होना। संभव मतलब हो सकता है। अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां तो करनी होंगी। संभवतः ऐसा हो सकता है, मे बी पिताजी मतलब संभवतः पिताजी आज दिल्ली आए। नेक्स्ट देखिए, उत्साह, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता था। उत्साहित, अच्छा ये 2 बना दिए। उत्साहित, मैं इस यात्रा के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उत्साहवर्धक मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाना। खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। तुनक मिजाज शब्द जो है, तुनक और मिजाज 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। तो हमें अलग अलग शब्द जो है बताने हैं कि इस प्रकार रूपांतर दूसरे शब्दों का भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। तो मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से बोलने लगते हैं शब्दों को। तो आग को हम लोग अग्नि, ज्वाला ये सब बोलते हैं। चांद को चंद्र, चंदा भी बोलते हैं। समुद्र को समंदर, सागर भी बोलते हैं। मात्र को माता और माँ भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।